औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, मैं हूँ आपका अपना राना नसर खान। इस वक्त की तमाम ख़बरों के साथ जो इस वक्त गर्दिश दौरा में फैली हुई हैं और आप सब लोगों का अहता कर रही हैं। नाज़रीन इकराम, आज हम चलते हैं कि खान साहब की रिहाई के मुतल्लिक जो बात हो रही है उसमें सबसे बड़ा जो हिस्सा डाला गया है वो है जनाब अली अमीन गड्ढापुर साहब का। अली अमीन गड्ढापुर साहब ने अलीमा खान साहबा ने और जनाब गौहर साहब ने मुलाकात की है और ख़ान साहब से दस्तबस्ता ये इजाज़त कहना चाहिए या फरमाइश की है कि हमें इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात करने दिए जाएँ। नाज़रीन इकराम, आज जैसा कि आप जानते हैं ख़ान साहब कभी भी मुज़ाकरात के ख़िलाफ़ नहीं हैं और वो कभी भी इस बात से इनकारी नहीं हुए कि जो भी मुल्क के मफाद में हो और जो भी वो चाहता हो कि मुल्क में अमन आए, सुकून हो और ये मुल्क तरक्की करे, तो ख़ान साहब उसके साथ मुज़ाकरात करने के हामी हैं। लेकिन केस सिर्फ इतना है कि ख़ान साहब मुज़ाकरात उससे करना चाहते हैं, वो इस नाजायज़ इस फार्म 47 के ऊपर बनी हुई गवर्नमेंट से मुज़ाकरात बिल्कुल करना नहीं चाहते, बल्कि इन्होंने जो कवानीन पास किए हैं वो भी पूरी दुनिया के सामने इलीगल हैं और उन कवानीन का कोई भी असल में उनकी लीगलिटी नहीं है। तो फिर ख़ान साहब का जो शुरू से एक मौक़िफ़ है कि मैं जब ये लोग इलेक्ट होके आए ही नहीं तो फिर मैं इनके साथ मुज़ाकरात क्यों करूं। इसमें किसी हद तक नाज़रीन इकराम आप जानते हैं कि ख़ान साहब बिल्कुल राइट के ऊपर हैं, क्योंकि जिस गवर्नमेंट को, जिस शख्स को आप इलेक्टेड ही समझते, उसके साथ कौन से मुज़ाकरात और उसके साथ क्यों मुज़ाकरात। हाँ, अब हम आते हैं इस्टेब्लिशमेंट की तरफ। इस्टेब्लिशमेंट से ख़ान साहब ने हमेशा ये कहा है कि इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करना इसलिए ज़रूरी है कि ये फ़ौज भी मेरी है और ये मुल्क भी मेरा है और ये मुल्क के लोग भी सब मेरे हैं। तो अगर मैं इनके साथ मुज़ाकरात करूं और उनको उस राह के ऊपर डाल दूं कि जिसके ऊपर पूरी दुनिया ने चल के तरक्की की है, तो मेरे ख्याल में मुज़ाकरात करने में कोई हर्ज नहीं है। नाज़रीन इकराम, आपके ये गोशेगुज़ार यकीनन बहुत से लोग कर चुके होंगे इस वक्त तक, क्योंकि पाकिस्तान में ख़बरों की भरमार है और हकीकत ये है कि 24 नवंबर का जो एहतजाज है वो समझे कि इतना दो-धारी तलवार बन चुका है हुकूमत के लिए भी और पीटीआई के लिए भी। पीटीआई में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये नहीं चाहते कि ख़ान साहब बाहर तशरीफ़ लेके आएँ और एस्टेब्लिशमेंट में तो और गवर्नमेंट में तो बेशक वो लोग हैं ही कि जो ये चाहते हैं कि ख़ान साहब अंदर ही मुर्सी की तरह, जो मिस्र का प्रेसिडेंट था, इलेक्टेड प्रेसिडेंट था, वो अंदर ही मर जाएं और उनके साथ हमें कोई कंप्रोमाइज़ ना करना पड़े। लेकिन क्या करें, एक गले की हड्डी है, वो है इस मुल्क के अवाम किसी सूरत में ये नहीं चाहते कि ख़ान साहब अंदर ही गल सड़ जाएं, अंदर ही मर जाएं, वरना ख़ान साहब ने जो अभी तक अज़ीज़ें बर्दाश्त की हैं वो दौरे हाज़र के किसी भी लीडर से उन्होंने समझे कि अपनी ज़ात के ऊपर वो अज़ीज़ें, वो तकालीफ़ बर्दाश्त की हैं कि वो आज तक के किसी लीडर ने जो वक्त का वज़ीर आज़म रहा हो या वो उस क्लास का बंदा हो कि जिसको एलीट क्लास कहते हैं, उसने कभी बर्दाश्त नहीं की। अब ख़ान साहब के साथ जो हुआ है वो कुछ हम जान रहे हैं थ्रू हुकूमत के गमाश्तों के, जिनमें एक सांडे के तेल वाला है और एक बड़े पेट वाला है जिसको खाने से फुर्सत नहीं, या एक बम्पू है जिसको लोग वाडा के नाम से जानते हैं, या कुछ एक मुन्ना भाई हैं कि जिसको लोग मुन्ना के नाम से जानते हैं। तो एक वो है कि जिनका सीएए के साथ, अमेरिका के साथ ताल्लुक़ कोई चिड़िया वाली सरकार का ढका छुपा नहीं है, और एक और भी है कि जिसने वैसे तो अस्तगफुरुल्लाह अज़ीम सुन्नत रसूल यानी दाढ़ी रखी हुई है, लेकिन वो उसके जितने कॉलम हैं, जितनी उसकी ख़बरें हैं, वो सब इसके ऊपर बुग़्ज़ इमरान के ऊपर ही शुरू होती हैं और बुग़्ज़ इमरान के ऊपर ही ख़त्म होती हैं। नाज़रीन इकराम, हम लोगों की बात करने का मकसद सिर्फ ये होता है कि आप लोगों को अवेयरनेस दी जाए और आप लोग को इल्म में इजाफ़ा किया जाए।
نہ کہ ہم لوگوں کا کام افواہ سازی پھیلانا ہے، یا ہم لوگوں کا کام یہ ہے کہ کسی فساد الارض میں آپ لوگوں کو شریک کرنا۔ ہمارا صرف کام یہ ہے کہ امن کے ساتھ اور محبت کے ساتھ اس ملک میں رہا جائے، اور یہ ملک بھی دنیا کے باقی دوسرے ملکوں کی طرح اسی طرح ترقی کرے کہ جس طرح باقی ملک کر رہے ہیں۔ لیکن کیا کریں، ابھی تک یہ جو سانپ اور سیڑھی کا کھیل کھیلا جا رہا ہے، اس کو 2.5 سال سے اوپر ہونے کو آ گئے ہیں۔ ایک کینسر کے پیشنٹ کو آپ لوگوں نے زبردستی لا کے وزیر اعظم بنا دیا، اور اسی کی بھتیجی کو آپ نے، جو دنیا میں کبھی کسی جگہ یہ موروثیت کی ایک بھیانک مثال ہے، کہ اس کو وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا، اور اس نے ابھی تک پنجاب کی، اگر ہم ایک بزدار کو رو رہے تھے کہ ایک بزدار نے کچھ نہیں کیا پنجاب کے لیے، تو ادھر جو جناب شہزادی صاحب ہیں، وہ بھی ابھی تک لوگوں کو کوئی بڑا بریک تھرو، بے شک وہ لاہور کے لوگ ہوں یا وہ پنجاب کے لوگ ہوں، سوائے ٹک ٹاک کے، جو ٹک ٹاک کے اوپر جو اپنے آپ کو شو کرنا ہے، نئے نئے سوٹ پہنے ہیں، نئے نئے اداروں کی وردیاں پہن کے اپنے آپ کو، اپنے دل کی حسرتوں کو پورا کرنا ہے، اس کے علاوہ وہ ابھی تک کچھ نہیں کر سکی۔ اب آپ سب جانتے ہیں کہ یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کہ اگر وہ، ان سب کو پتہ ہے کہ ہم الیکٹ ہوتے، جناب حمزہ صاحب کے حلقے کی بات کریں، جناب مریم صاحبہ کے حلقے کی بات کریں، اور یا پھر جناب باؤجی صاحب کو جو زبردستی جتایا گیا ہے، بلکہ وہ 88% جو ان کا خواب تھا، یعنی 3/3 اکثریت، 2/3 اکثریت لینے کے جو ان کا خواب تھا، وہ لندن سے کبوتر چھوڑنے ایسے نہیں آئے تھے۔ جب وہ کسی نے کیا خوب کہا کہ انہوں نے آ کے کیا کبوتر آئے، ان کے اپنے کبوتر اڑ گئے۔ اب خان صاحب ہیں اور جیل ہے، اور پاکستان کی عوام ہے، تو دوسری طرف کوئی پارٹی نہیں ہے، صرف اسٹیبلشمنٹ ہے۔ اسٹیبلشمنٹ نے ہی اس کھیل کو انجام تک پہنچانا ہے، اور اس کھیل کے میں صرف وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری عزت تکریم اور ہمارا وہ جو مرتبہ ہمیں 75 سال سے لوگوں نے دیا ہے، اور وہ قائم و دائم رہے، اور خان صاحب بھی جب آئیں تو ہمارے ساتھ اسی طرح چلیں جس طرح کہ باقی گورنمنٹیں چلتی رہی ہیں۔ خان صاحب کا اب مسئلہ صرف یہ کیا ہے کہ خان صاحب نے جو ازل سے دنیا میں ہوتا آیا ہے کہ اس ملک میں جنگل کا قانون نہیں ہونا چاہیے، ہم لوگوں کو رول آف لا کے انڈر ہی زندگی بسر کرنی چاہیے، اسی میں ہماری ترقی ہوگی، اسی میں ہمارے بچوں کو اچھی تعلیم ملے گی، اسی میں ہمارے لوگوں جو نوجوان ہیں، ان میں لاکھوں کروڑوں جو نوجوان اس وقت بالکل اپنی صلاحیتوں کو لیے اس ملک سے باہر جا رہے ہیں، وہ لوگ، ان لوگوں کو آ کے اس ملک میں کام کرنا چاہیے اور اس ملک کو آگے بڑھانا چاہیے۔ ایک بات کا ہمیشہ آپ لوگوں کو خیال ہونا چاہیے، وہ یقیناً سب کے لیے ایک بہت بڑا سوال ہے، بلکہ اس کو کہتے ہیں ملینز ڈالرز کویسچن، کہ اگر اسٹیبلشمنٹ بھی اس ملک کا بھلا چاہتی ہے اور خان صاحب بھی اس ملک کا بھلا چاہتے ہیں، تو پھر کون ہے جو اس ملک کا برا چاہتا ہے اور اس ملک کو آگے بڑھنے نہیں دے رہا؟ جناب زیادہ دور جانے کی بات نہیں ہے، کل تک جناب باجوہ صاحب تھے، باجوہ صاحب لوگوں کو یہ بتا رہے تھے کہ ہمارے ٹینکوں میں تو ہمارے ڈیزل بھی نہیں پورا، ہمارے ٹینکوں کو تو زنگ لگ چکا ہے۔ ایک وہ بھی سمجھے کہ آپ کے لیے ایک زندہ مثال ہے کہ وہ بھی اس ملک کا بھلا چاہتے تھے، لیکن آج وہ کہاں چلے گئے ہیں کسی کو کوئی پتہ نہیں۔ اسی طرح جناب کل تک انصاف کے سنگھاسن کے اوپر بیٹھا ہوا ایک شخص، جس کی مغروریت کی اتنی انتہا تھی کہ وہ اپنے سامنے کسی کو بات کرنے نہیں دیتا تھا، بلکہ جو وہ کوئی بات کرنا چاہتا تھا تو اس کی بات اپنے منہ سے نکال کے وہ خود ہی بات کرنے کا جواب دے دیتا تھا۔ اس شخص نے، جس کو ہم چیف جسٹس، سابق چیف جسٹس جناب قاضی فائز عیسیٰ کے نام سے جانتے ہیں، اس نے اسی سپریم کورٹ میں لوگوں کو، وکیلوں کو، ایکٹیوسٹ کو، صحافیوں کو وہ بے عزت کیا کہ علمنا کہ وہ کسی کے ساتھ کسی کا بھلا نہیں ہو سکا۔ لیکن آپ یہ دیکھیں اس کا انجام کیا ہوا۔ جیسے وہ ریٹائر ہوا، اتنے بھاری وہ پروٹوکول میں اتنی باری نفری کے ساتھ اس کو ایئرپورٹ پہنچایا گیا، اور وہاں سے اس کو دوسرے دن نہیں، اسی دن شام کو بھاگنا پڑا، اور پھر جو اس کے ساتھ اسی جہاز میں ہوا، پھر اس کے ساتھ جو اس کے ساتھ لندن کی سڑکوں کے اوپر ہوا، اور اب آگے کیا ہوگا یہ سب جانتے ہیں، یہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔
नाज़रीन इकराम, अलीमा खान साहबा ने ये खुशखबरी दी है कि अगर तो 21 नवंबर से पहले पहले मुज़ाकरात कामयाब हो गए तो जनाब खान साहब 24 नवंबर को तशरीफ़ लेके आके इस जश्न को, इस रहाई को लोगों में आके खुद लीड करेंगे और मुल्क के लिए अच्छा कलमा खैर कहेंगे। और अगर ये मुज़ाकरात किसी जगह आके रुक गए और इस्टेब्लिशमेंट ने अभी भी सांप और सीढ़ी का खेल जारी रखा तो जनाब फिर ये प्रोटेस्ट होगा और इसका अंजाम क्या होगा, ये ना किसी को छुपाने की बात है, ना किसी के सोचने की बात है। वो जो दीवार के ऊपर लिखा हुआ है वो सबको नज़र आ रहा है कि फिर क्या होगा कि अब लोगों में इतनी ताकत नहीं रही कि वो घी का डब्बा खरीद सकें, अब लोगों में इतनी ताकत नहीं रही कि वो दाल खरीद सकें, लोगों ने अपने बच्चे स्कूल से उठा लिए हैं, लोगों में अब इतनी ताकत नहीं रही कि अपनी ज़िंदगी को आगे चला सकें क्योंकि बिजली के बिलों ने उनकी कमर तोड़ दी है। और तो और नाज़रीन इकराम, गैस, पानी, हर चीज़ नदारद है और हमें ये खुशखबरियाँ सुनाई जा रही हैं कि अभी 75 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आने वाली है। अभी हमारे ब्रदर मुल्क जो शायद हमारे ब्रदर नहीं हैं वो किसी और के ब्रदर बन चुके हैं, मेरा इशारा यकीनन आप समझ रहे होंगे। तो वो यहाँ पे एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं और IMF है वो हमारे गले को आ चुका है और उसने ऐसी वतन अजीज़ के लोगों के ऊपर शराइत आयद कर दी हैं कि ये किसी कौम के लिए ज़िंदा रहने के लिए आखिरी सांस भी लेना मुश्किल हो गया है। नाज़रीन इकराम, हम सब कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं लेकिन अपने बच्चों की ज़िंदगी, उनकी तालीम, उनकी सेहत के ऊपर हमारा कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अंटिल नेक्स्ट टाइम के लिए राना नासिर को इजाज़त दीजिए। वला